हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सिक्कर। तो आपने टेस्ट दिया होगा पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उन पर आप बार बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, एक एक शब्द को पढ़ें और उस शब्द पर मनन करें, सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अब अपन शुरू करने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक। पहला कौन सा था? पाचन तंत्र हम पढ़ चुके हैं, दूसरा था श्वसन तंत्र हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है शारीरिक द्रव तथा परिसंचरण, यानी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहां पर बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या है? बॉडी फ्लूइड का मतलब है हमारे शरीर में उपस्थित तरल पदार्थ, और ऐसा तरल पदार्थ जो सब जगह घूमता हो। और वो तरल पदार्थ आप जानते हैं कौन सा है? ब्लड है हमारा। कौन सा है? ब्लड। और ब्लड का ही एक क्षणित भाग होता है। मेन तो ब्लड है, जितने भी अन्य द्रव्य बनने वो ब्लड से ही बनने हैं, बिना ब्लड के कुछ नहीं बनेगा। ग्रंथियां बनाएगी, वो स्त्रावण होगा। तो ब्लड के थ्रू जो अन्य द्रव्य बनेंगे उनके अलग अलग नाम। जैसे हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था, फेफड़ों के बीच में पाए जाने वाला द्रव्य जो परतों के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड होता है। वैसा सवाल भी आया, कौन सा द्रव्य? प्लूरल फ्लूइड। तो वो प्लूरल फ्लूइड भी किससे बना है? ब्लड से ही बना है। ब्रेन के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य, वो भी किससे बना है? ब्लड से ही बना है। और एक और पढ़ेंगे अपन लसिका द्रव्य, जिसको अपन कहते हैं लिम्फ, वो भी किससे बना है? ब्लड से ही बना है। तो मेन जो बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड है। क्लियर? तो इसमें एक तो अपन पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे अपन सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण। हार्ट पढ़ेंगे अपन, हृदय किस तरह से परिसंचरित यानी कि पूरे ब्लड को शरीर में भेजता है, हार्ट की संरचना क्या होती है, उसमें तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, सब कुछ हार्ट से संबंधित चीजों का अपन यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले शब्द की, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड। यहाँ बॉडी फ्लूइड का मतलब 2 चीजें, एक तो है ब्लड, ब्लड यानी रुधिर या खून, और दूसरा जो बॉडी फ्लूइड है जो रक्त से बनता है उसका नाम है लिम्फ। क्या नाम है? लिम्फ। हिंदी में कहते हैं लसिका, लिम्फ। और ये है ब्लड। ये 2 मुख्य द्रव्य है। कौन कौन से? और सर्कुलेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे किसको? हार्ट की संरचना। किसकी? हृदय की। हार्ट यानी हृदय की संरचना, उससे संबंधित खूब सारी और चीजें भी पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात शुरू करते हैं ब्लड की। क्लियर? तो ब्लड के अंदर आप पहले टॉपिक लगाओ ब्लड। पहले अपन पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ये लीजिए पहली बात ब्लड के लिए कि ब्लड क्या है। कोई आपसे पूछे खून क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ब्लड एक संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। लेकिन यह झूठा यानी कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, यानी सत्य संयोजी ऊतक नहीं है, ये झूठा संयोजी ऊतक है, यानी कि फॉल्स। एक फॉल्स यानी झूठा कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि इसमें क्या चीज नहीं होती है? झूठा क्यों कह रहे हो आप इसे? तंतु यानी कि फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें फाइबर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते इसमें? फाइबर नहीं होते। इस वजह से ये कौन सा हो गया? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू हो गया है। दूसरी बात, ब्लड आई के कॉर्निया में नहीं जा पाता है, यानी कि कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई क्या होती है? अब्सेंट होती है। कोई पूछे कॉर्निया का अपन कहते हैं प्रत्यारोपण करते हैं, वो सक्सेसफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई होती नहीं है, वो डायरेक्ट वातावरण से ऑक्सीजन लेता है।
नेक्स्ट, ब्लड का निर्माण, ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। अगला पॉइंट, एक स्वस्थ ह्यूमन यानी मानव के अंदर लगभग 5 से 5.5, बोले तो 5.5 लीटर ब्लड होता है। कितने? 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, ध्यान रखिएगा, 5 to 5.5। नेक्स्ट, अगली बात आप देखिए, ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच 7.40 होता है। कौन से ब्लड का? जो ऑक्सीकृत हो। दो तरह के ब्लड होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीकृत, एक होता है अनऑक्सीकृत। एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी विऑक्सीकृत ब्लड, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। एक धमनियों में चलता है जो शुद्ध रक्त कहलाता है, वो ऑक्सीजनित है। एक शिराओं में जो चलता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अशुद्ध रुधिर है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? अशुद्ध, और अन्य अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा होते हैं। तो ये ब्लड कौन सा है? शुद्ध रक्त। बोले तो शुद्ध रक्त को क्या बोलोगे आप? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोले तो कौन सा रक्त है ये? शुद्ध रक्त। इसकी पीएच 7.4 है। अगर यही ब्लड अशुद्ध हो तो पीएच कितनी होगी आपको पता है? ज्यादा फर्क नहीं है, 7.35। किसकी? ऑक्सीजनेटेड का अपोजिट डी का मतलब कम है, डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो अशुद्ध रक्त। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों की पीएच क्या है? अलग अलग है। तो सवाल पूछा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध से क्या होगी? ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होती है भाई? बोलो, ज्यादा होती है। ये सवाल पूछे थे, ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड की कितनी होती है? 7.40। डीऑक्सीजनेटेड की कितनी होती है? 7.35। क्लियर? ये नोट कीजिए, फिर अपन कुछ और पॉइंट लिखते हैं ब्लड के बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, चलिए सर, तो ये तो बेसिक बातें थी ब्लड की, तो मैंने आपको बताई। और भी खूब सारी बेसिक बातें अपन करेंगे अब ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक झूठा संयोजी ऊतक है, क्योंकि इसके अंदर तंतु नहीं पाए जाते हैं। अगर तंतु होता तो ये पक्का सत्य संयोजी ऊतक होता, लेकिन तंतु नहीं है। और हमारे कॉर्निया में, नेत्र के कॉर्निया में, आई के कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इस वजह से वहाँ पर आपके किसी प्रकार का प्रत्यारोपण जो करते हैं अपन, किसी दूसरे बंदे का कॉर्निया अपन लगाते हैं अपनी आँख में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ब्लड के संपर्क में आएगा नहीं। और ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा तो वहाँ पर रिजेक्ट होने के, यानी कि अस्वीकार होने की संभावनाएं बहुत नहीं के बराबर हो जाएगी।
चलिए साहब, अगला पॉइंट लिखिए ब्लड के बारे में। ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है आपको याद रखनी, 1.4 से लेकर 1.8 सी छोटा पी बड़ा, इसको अपन कहते हैं सेंटीपोइज। क्या कहते हैं? सेंटीपोइज होती है। दूसरा, ब्लड की या ब्लड का विशिष्ट गुरुत्व बोले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ये भी आपसे पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए 1.0562 से लेकर 1.0592 तक होती है, ध्यान रखिएगा। ये है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? ब्लड का तरल भाग, ब्लड तरल भाग भी तो होता है, ब्लड का तरल भाग मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स, या लिक्विड पार्ट हो गया, एक ही बात है, कहलाता है। अगली बात, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है अपने शरीर? ब्लड का निर्माण कहाँ कहाँ होता है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड में, चिल्ड्रन में कहाँ होता है? वो होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। और दूसरी बात, एडल्ट यानी जब अपन वयस्क हो जाते हैं तो निर्माण कहाँ होता है? लाल, हमारी हड्डियों में होता है, लाल अस्थि मज्जा बोले तो, लाल अस्थि मज्जा बोले तो रेड बोन मेरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। यानी वयस्क, जैसे मेरे अंदर ब्लड बन रहा है, आपके अंदर ब्लड का निर्माण होता है, वो कहाँ हो रहा है? लीवर में नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। जो लंबी हड्डियां होती है जैसे हाथ की, पैर की, उनके अंदर पाया जाता है अस्थि मज्जा। उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो भी बननी है, पूरा ब्लड उसी में ही बनता है। चलिए साहब, एक और, भ्रूणीय अवस्था में, कौन सी अवस्था? भ्रूणीय। भ्रूणीय अवस्था कौन सी होती है? जब अपन अपनी माँ के पेट के अंदर होते हैं, गर्भाशय के अंदर। भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का निर्माण यॉर्क सैक में होता है। किस में होता है? यॉर्क सैक। ये अपने अंदर एक संरचना होती है। जब भ्रूणीय अवस्था अपन पढ़ेंगे 12th के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे ये यॉर्क सैक कहाँ होता है और इसमें क्या क्या बनता है। ठीक है, अभी आपको इतना ही ध्यान रखना, किस में बनता है? यॉर्क सैक के अंदर, पित्त की थैली के अंदर। ये वो पित्त नहीं है जो अपने यहाँ पर, ये अलग का पित्त होता है, ध्यान, अंडे के अंदर होता है ना यॉर्क, वैसा पित्त। ये पॉइंट लिखिए आप। फिर अपन शुरू करते हैं ब्लड का वर्गीकरण। नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब अपन ब्लड का वर्गीकरण करते हैं कि ब्लड में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन सा तरल भाग होता है उसका, कौन सा ठोस भाग होता है। ये सारी बातें करेंगे। पहले ब्लड पढ़ेंगे, फिर लिम्फ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ऐसी चीजें पढ़ेंगे अपन रोज की एक एक। चलिए अब करते हैं ब्लड का क्लासिफिकेशन।
ब्लड का क्लासिफिकेशन क्लियर। चलिए साहब, ब्लड को 2 भागों में बांटा, देखिए आप, एक बांटा है ठोस पदार्थों में, जिसको अपन कहते हैं सॉलिड पार्ट। क्या कहते हैं? सॉलिड पार्ट। ठोस यानी सॉलिड हो गया पार्ट, या इसको कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्लियर। और एक बांटा गया है तरल भाग, जिसको अपन कहते हैं लिक्विड पार्ट। तरल को क्या कहते हैं अपन? लिक्विड पार्ट, जिसका दूसरा नाम है प्लाज्मा। या तो कह दो क्या आप प्लाज्मा कह दो, या इसको आप कह दो क्या मैट्रिक्स। बात एक ही है। लिक्विड पार्ट के नाम है क्या? प्लाज्मा और मैट्रिक्स। और ये है ठोस पार्ट। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़, ये कितना परसेंट होता है? ये होता है आपके 45%। कितना? 45% है केवल। लिक्विड पार्ट है वो है तरल है ना ब्लड, इसलिए लिक्विड वाला ज़्यादा होगा। ये कितना हो गया? 55%। यानी आपको ये पता होना चाहिए ठोस भाग या फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट जो है वो कितना है आपके? 45 है। जबकि लिक्विड या प्लाज्मा या मैट्रिक्स जो है वो कितनी है? 55% है, यानी ज़्यादा है। इसलिए हमारा ब्लड बहता रहता है, क्योंकि तरल भाग की मात्रा 55% है। अब इस सॉलिड पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती है? देखो आप, 3 चीज़ें आती है इसके अंदर, 1, 2 और 3। पहली आती है लाल रक्त कणिका। आप सभी जानते हो, आपने 10th में पढ़ा होगा सब। लाल रक्त कणिका, इसको आप अब इंग्लिश में क्या बोलोगे? RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, या इसको अब बोलोगे आप इरिथ्रोसाइट। क्या बोलोगे आज से? इरिथ्रोसाइट, या पहले से बोलते आए तो और अच्छी बात, इरिथ्रोसाइट। दूसरा है वो होता है आपके श्वेत रक्त कणिका। याद कीजिए आप, श्वेत रक्त कणिका, जिसको अपन कॉमन कहते हैं WBC। क्या कहते हैं? WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। सेल नहीं है, ध्यान रखना। ये RBC भी एक सेल नहीं है, WBC भी सेल नहीं है। इसको अब आप बोलोगे आज से ल्यूकोसाइट। क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइट। ये इरिथ्रोसाइट, क्योंकि इसका रंग लाल होता है, और इसके अंदर है आपके कौन सी? ल्यूकोसाइट। और तीसरी है बिंबाणु। अब इसे आप बोलोगे प्लेटलेट। क्या बोलोगे? क्या कहते हैं अपन? प्लेटिलेट्स। या इसको अब बोलोगे आप क्या? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलोगे भाई? थ्रोम्बोसाइट्स। तो पहले जो बोल रहे थे वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब आज से क्या बोलोगे आप? तो अपन बात कर रहे थे, देखो बेटा, लाल रक्त कणिका को अब आप क्या बोलोगे? इरिथ्रोसाइट। और श्वेत रक्त कणिका को क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइट। और बिंबाणु को क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइट। ये नए टर्म्स है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसी नाम से ही अपन किसी मरीज की ब्लड रिपोर्ट को देखते हैं, है ना, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। करेक्ट। अब आप देखोगे ना, वर्गीकरण करोगे, इसका कोई भाग है नहीं, जैसे तो कुछ नहीं, तरल भाग है, अभी अपन पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में। तो एक तो हो गया सॉलिड पार्ट A, और लिक्विड पार्ट वाला हो गया B। क्लियर। अब आप देखिए, इरिथ्रोसाइट का कोई आगे वर्गीकरण नहीं है, RBC का। WBC का वर्गीकरण है, आगे देखो। WBC को 2 भागों में बांटा गया है, 1 और ये 2। एक भाग तो कहलाता है कणिकीय भाग। क्या कहलाता है? कणिकीय भाग, यानी इनकी कोशिकाओं के अंदर कण पाए जाएंगे, इसलिए नाम रखा गया कणिकीय। दूसरा भाग है वो है अकणिकीय, यानी इनके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाएगी। ए मतलब एब्सेंट हो गया। इंग्लिश में बहुत सिंपल है, देखो, ग्रेनुलोसाइट, यानी कि इसमें ग्रेन्यूल या कण पाए जाएंगे, और इसमें ए ग्रेनुलोसाइट, यानी इसमें कोई कण पाए नहीं जाएंगे। तो नाम के आगे क्या आ गया? ए आ गया। ए मिस एब्सेंट है क्या? ग्रेन्यूल्स यानी कण। कणिकीय भाग की बात करें तो इसके अंदर भी 3 प्रकार की कोशिकाएं आती है या कणिकाएं आती है। उन तीनों के नाम याद रखने पड़ेंगे। पहली जो कणिका है उसका नाम है, जो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होती है, उसको अपन कहते हैं न्यूट्रोफिल। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल, जिसकी संख्या होती है 60 से 65%। कितनी होती है? 60 से 65%।
दूसरी होती है जिसका नाम है बेसोफिल। क्या नाम है? बेसोफिल। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रोफिल उसके बाद में बेसोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसोफिल इसकी संख्या होती है 0.5 से 1, यानी सबसे कम 0.5 से 1% ओनली। यानी सबसे ज़्यादा तो कौन सी हो गई? ये हो गई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यानी अधिकतम, ये सबसे क्या हो गई? मिनिमम यानी कम। 0.5 ये 1% ही है। तीसरी है इओसिनोफिल। कौन सी? ये नाम याद रखने पड़ेंगे भाई, इओसिनोफिल, जिसकी संख्या होती है 2 से 3%। ये लीजिए सर, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, इसलिए कणिकाएं कहते हैं इनको। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अभी तक मैंने नाम लिखे हैं आपके सामने। एक कणिके में भी दो आती है। कौन कौन सी? एक तो आती है, इसमें कण नहीं होंगे, ध्यान रखना, आ गया है, ए आ गया है, एब्सेंट। एक तो आती है इसके अंदर मोनोसाइट, जिसकी मात्रा होती है 6 से 8%। कितनी? 6 to 8%। और एक होती है लिम्फोसाइट, जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नाम सुना ही होगा आपने, लिम्फोसाइट। ये होती है 20 से 25%। ये लीजिए साहब, इसका कोई आगे वर्गीकरण नहीं है। आरबीसी का, प्लेटलेट का आगे वर्गीकरण नहीं है। लिक्विड का इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। केवल वर्गीकरण किसका है? डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण है। बोले तो ल्यूकोसाइट का वर्गीकरण है 2 भागों में। किसमें? कणिकीय और अकणिकीय। एक में कण पाए जाएंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर कण पाए जाते हैं तो वो कणिकीय होगा, और कोशिका द्रव्य में अगर कण नहीं पाए जाते हैं तो वो अकणिकीय यानी एग्रेनुलोसाइट सेल्स होगी। क्लियर? ये चीजें आप नोट कीजिए। फिर अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं कि क्या क्या अपन और बना सकते हैं। पहले अपन प्लाज्मा को ले लेते हैं ताकि इजी रहे आपके लिए। स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, हो गया भाई? ठीक है। अब अपन बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। अपन पढ़ रहे हैं ब्लड का क्लासिफिकेशन, और ब्लड को अपन ने डिवाइड किया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में किया। किस किस में? एक तो ठोस भाग, जिसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जो 45% है, और एक होता है 55% भाग। ठीक है, तो अपन ने वर्गीकरण किया। फॉर्म्ड एलिमेंट को अपन ने 3 भागों में बांटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। फिर डब्ल्यूबीसी को फिर 2 भागों में बांटा, कणिकीय और अकणिकीय। कणिकीय में 3 लिखा अपने, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। और अकणिकीय में अपन ने 2 को लिखा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर उनके अपन ने परसेंटेज लिखे कि कौन कितने % होती है ब्लड में। तो अपन ने पता कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, बेसोफिल सबसे कम होती है, और इओसिनोफिल तो पता ही है आपको 2 से 3%, मोनोसाइट 6 से 8%, और लिम्फोसाइट 20 से 25%। इस तरह से अपन ने ये सारा वर्गीकरण किया है। अब अपन बात करते हैं ब्लड के बारे में। पहला भाग जो है वो कौन सा है? प्लाज्मा। तो आज अपन पढ़ते हैं ब्लड का प्लाज्मा, फिर पढ़ेंगे अपन आरबीसी वगैरह। लीजिए साहब, पहले अपन पढ़ते हैं ब्लड का पहला भाग, ब्लड प्लाज्मा। क्लियर? ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ये कितना होता है? 55%। इसे ही ब्लड की मैट्रिक्स कहा जाता है। ब्लड की मैट्रिक्स कहा जाता है भाई, किसे? प्लाज्मा को। दूसरी बात, प्लाज्मा का कलर हल्का पीला, जिसको अपन कहते हैं पेल येलो, या स्ट्रो कलर। कौन सा? स्ट्रो कलर
होता है। स्ट्रो कलर का मतलब होता है हल्का पीला। कभी आपने फ्रूटी पी है, फ्रूटी बेसिक माजा है ना, फ्रूटी के अंदर एक साथ में एक पाइप आता है वो जिससे अपन स्ट्रो कहते हैं, उसको अंदर डाल के अपन पी लेते हैं। पाइपलाइन मतलब बोंगली जिसे अपन कहते हैं, वो पी लेते हैं आराम से, है ना। उसका कलर भी कैसा होता है, पीला। आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आ गए हैं, क्योंकि कलरफुल पर्सन बनाते हैं तो कलर अलग अलग आ गए, लेकिन रियल में मैंगो का कलर कैसा होता है आपको पता ही है, येलो होता है। तो स्ट्रो का कलर भी कैसा होना चाहिए, येलो। तो अपने प्लाज्मा का कलर भी कैसा होता है, येलो। अपने यूरिन का कलर भी कैसा होता है, येलो। पेल येलो का मतलब होता है हल्का पीला होता है। अगली बात, प्लाज्मा में 92% 90 से 92% केवल वाटर होता है। पता है आपको, केवल जल पाया जाता है। शरीर में अपन क्या कहते हैं, 70% तो केवल वाटर ही है, बाकी 30% और जो भी भरा हुआ है। प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है, तथा 6 to 7% तक प्रोटीन होता है। दो साहब, प्रोटीन कितना आ गया, 6 to 7। अब पीछे क्या बचा, तथा 1 से 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ कितने, 1 से 2% तक। तो इसमें तो कुछ छेड़ना ही नहीं अपन को। अब ये सबसे पहले बात करते हैं, प्लाज्मा में 6 to 7% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्रोटीन सारे किसमें होते हैं, प्लाज्मा में, तरल पदार्थ में तो बहते रहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। उनमें से मुख्य प्रोटीन 3 होते हैं। खूब सारे प्रोटीन है, हजारों प्रोटीन है, लेकिन मुख्य प्रोटीन आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से, देखो। सबसे पहला प्रोटीन है, उसका नाम है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है, एल्ब्यूमिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये सबसे पहला मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन ही कौन सा है, एल्ब्यूमिन है। पहली बात। कार्य क्या है इसका, कार्य रक्त का परासरण, बोले तो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, दाब को बनाए रखना। ध्यान रखिएगा इसका, बनाए रखना, यानी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने का, हमारे ब्लड का जो परासरण दाब है उसको बनाने का काम किसका होगा, सबसे बड़े प्रोटीन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन। हाँ, हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो कोलेजन है, लेकिन प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा है वो कौन सा है आपको पता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखना। क्लियर। दूसरा प्रोटीन की बात करें जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। क्या नाम है बेटा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या है ये, इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी इधर लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बनाए रखना, इम्यूनिटी प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य है इसका। तीसरा जो प्रोटीन है उसका नाम है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ये क्या करता है, रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन का मतलब जानते हो, कहीं लग जाती है और खून आने लगता है और ऑटोमेटिकली वो स्वतः ही रक्त बंद हो जाता है, तो क्या कहते हैं, रुधिर का थक्का बन गया है। ये रुधिर का थक्का बनने का काम ये करेगा कौन, फाइब्रिनोजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन ब्लड क्लोटिंग करना, खून का थक्का बनाना। ये मुख्य प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है,
ये और ये सबसे कम होता है, ऐसे नहीं कह सकते, और भी बहुत सारे हैं जिसकी मात्राएं बहुत कम होती है। ये तो अपन को क्या मिल गए, प्लाज्मा में प्रोटीन। इसके अलावा और क्या क्या पदार्थ होते हैं वो अपन बात करेंगे अभी। ये नोट कीजिए पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे ज्यादा तो कौन सा आ गया, वाटर आ गया। ये लीजिए साहब, एक तो ये खत्म हो गया यहाँ पर, दूसरा यहाँ खत्म हो गया आपके, कौन सा, प्रोटीन। अब अपन बात कर लेते हैं तथा अन्य पदार्थ। तीन ही तो चीजें हैं, ये दो की तो बात हो चुकी है। वाटर का क्या पढ़ोगे, वाटर तो वाटर होता ही है। ये हो गए आपके कौन सा, प्लाज्मा प्रोटीन। कहीं कहीं डाटा यहाँ 6 to 8 है, तो कंफ्यूज मत हो ना, हर बुक में डाटा थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। मैं जो आपको डाटा लिखा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड मेडिकल के डाटा लिखा रहा हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड की मैट्रिक्स कहलाता है। इसका कलर येलो होता है, स्ट्रो कलर होता है। इसमें अधिकतम 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है। 6 to 7% प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं जो हजारों प्रकार के होते हैं। हमने केवल 3 प्रकार के लिखे हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। इन तीनों के कार्य आपको याद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो अभी अपन बात करते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखिए और क्या क्या होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में बात करें तो गैसेस की बात करते हैं अपन। गैसेस की बात करें तो कौन कौन सी होती है देखिए आप। O2 सबसे ज़्यादा, फिर CO2, और फिर आपको पता है नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में होती है। हाँ डिफ्यूजन होता है लेकिन कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन अपशिष्ट पदार्थ जिसको अपन कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे शरीर में लगातार कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते जाते हैं। जैसे अपन बात करें क्या क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन। ये जो है आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में लगातार बनते रहते हैं। फिर आपको पता ही है इस गैस के साथ अमोनिया बनती है। यहाँ पर कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है अमोनिया भी बनती है, लेकिन आपको पता है अमोनिया एंड में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे लीवर में जाकर यूरिया में, इसलिए मैंने यहाँ पर यूरिया लिख दिया है। ओके, फिर अपन बात करते हैं मिनरल्स की। बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनरल्स में क्या क्या होते हैं। तो मुख्य मिनरल्स आपको पता ही अपनी बॉडी के लिए कौन है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और बाइकार्बोनेट है। इसके अलावा और भी Mn+2, Mg वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ही हैं, मैग्नीशियम, ये सारी प्रेजेंट होंगे। आपको ये मुख्य रूप से 3 याद रखना है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम और बाइकार्बोनेट। ये हमारी ब्लड की pH को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट यानी पोषक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट की बात करें तो बहुत सिंपल से आपने डाइजेस्टिव पढ़ रखा है, आपको पता होगा कि ग्लूकोज का जो अंतिम कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, ग्लूकोज ब्लड में मिलता है आपको। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, एमिनो एसिड, वो आपको ब्लड में मिलेगा। और अगर अपन बात करें वसा का, जिसको अपन घी, तेल या ऑयल के रूप में खाते हैं, उसके अंदर आपको क्या मिलता है, वसीय अम्ल, जिसको अपन क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ये सारी चीजें अपन को इसके अंदर मिलती हैं। तो डियर, इस तरह से पहला पोर्शन अपना एंड होता है प्लाज्मा वाला। अब अपन जो बात करेंगे कल, वो बात करेंगे दूसरे भाग की, जिसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है जिसके अंदर अपन को पढ़ेंगे अपन RBC, WBC एंड प्लेटलेट। ये तीनों अपन डिस्कस करेंगे किसके अंदर, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।